ओके, तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हम पेरोल केस नंबर 3 पर हैं। सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स की बात हो रही है। सो हियर आई वाज टॉकिंग अबाउट पेरोल केसेस। यस, सो ये हमारा केस हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वेयर वी आर डिस्कस्ड, कल हमने दो तीन चीजें समझी। पहले तो हमने पे स्केल का मतलब समझा, राइट, कि अगर कहीं पे भी आपको पे स्केल इस फॉर्मेट में नजर आता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 10,000-325-15,200, तो उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। अब इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। हियर इज द एक्सप्लेनेशन। तो आपका अगर स्केल ये दिया हुआ है तो उसमें से स्टार्टिंग सैलरी हमें पता चल जाएगी 10,000 है, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट अमाउंट। देन जो बीच वाला अमाउंट है 3 to 5, दैट इज योर एनुअल इंक्रीमेंट, द अमाउंट बाय विच योर सैलरी विल इंक्रीज एवरी ईयर, ठीक है। एंड द मैक्सिमम सैलरी दैट यू कैन गेट ऑन दिस स्केल इज 15,200। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई 10,000 की मिनिमम सैलरी पे ज्वाइन करता है और हर साल पे स्केल के हिसाब से 3 to 5 का एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है सैलरी में, तो 15,200 तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे, ठीक है। एंड वी फाउंड आउट कि आंसर इज 16, ठीक है। तो जितने साल का आपका एक्सपीरियंस उतने साल के हिसाब से आपको 3 to 5 ऐड होता हुआ चला जाएगा। तो हमने यहाँ के लिए एक फॉर्मूला बनाया, बेसिक सैलरी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से कितनी बननी चाहिए, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया। तो हमने स्टार्ट करना है बेसिक, जो बेसिक सैलरी स्टार्ट होगी मिनिमम से 10,000 पे। जितने साल का एक्सपीरियंस, A7 में हमने बताया ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो अगर 0 है यानी कि फ्रेशर है, 0 अमाउंट ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सो वी विल मल्टीप्लाई दैट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद B4, जो कि है एनुअल इंक्रीमेंट, एंड दैट इज हाउ वी विल कीप एडिंग 3 to 5 फॉर एवरी ईयर एंड वी विल रीच 15,200। इसमें आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अगली बात जो हमने करी थी वो थी डीपी के बारे में इंफॉर्मेशन था। 50% ऑफ बेसिक सैलरी इजी है, हमने उसे एक्सेल शीट में यहाँ पर डाल लिया है और 50% को अलग सेल में रखा है ताकि हम उसे बाद में एज अ रेफरेंस यूज कर सकें। अब हम बात कर रहे थे डीए के बारे में, डियरनेस अलाउंस के बारे में। सो डियरनेस अलाउंस के बारे में ये पैराग्राफ गिवन है जिसमें इंस्ट्रक्शंस हैं। सो डीए इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक प्लस डीपी, ठीक है, is declared after every 6 months in the month of April and October. So in the month of April and October announcement आती है कि अब डीए का रेट क्या है, ठीक है। बट हमने नोटिस किया कि ये इफेक्टिव कब से हो रही है, ये इफेक्टिव होती है जनवरी से। उसी तरीके से जो अक्टूबर में अनाउंसमेंट होती है वो इफेक्टिव होती है जुलाई से। एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि ऐसा क्यों होता है। एनीवन रिमेंबर्स ऐसा क्यों होता है? कल जो हमने डिस्कशन किया था, किस किस को थोड़ा याद है? तो आपने बोला था आज बताओगे आप क्यों अच्छा, होता है। ओके, चलिए। तो डियरनेस हम
क्यों पे करते हैं एम्प्लॉय को, ये हम सबको मालूम है, इन्फ्लेशन की वजह से। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बना रहता है, और इन्फ्लेशन होने की वजह से जो सेम सैलरी कुछ साल पहले थी या कुछ टाइम पहले थी, अब उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। परचेजिंग पावर के बारे में सबको पता है। परचेजिंग पावर तो पहली बार नहीं सुनने होगे ना, नो सर, पढ़ राइट? रखा है। पढ़ रखा है, ठीक है। तो परचेजिंग पावर हमेशा यूनिट्स में बताई जाती है कि अगर आपकी सैलरी मान लो 1,000 रुपये है, और कोई गुड या फिर कोई चीज़ जो आप कंज्यूम करते हैं वो 200 रुपये का है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपकी परचेजिंग पावर है 5 यूनिट्स, राइट? 1000 डिवाइडेड बाई 200, 5 यूनिट्स। आप उस सैलरी से 5 यूनिट खरीद सकते हो। सैलरी सेम रहती है, आगे चलकर उस चीज का दाम बढ़ जाता है, मान लो 200 रुपये से 250 रुपये हो गया, अब आपकी परचेजिंग पावर कितनी हो गई? 4 यूनिट्स। यानी कि सेम सैलरी में आपको कम सामान मिल रहा है, आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो परचेजिंग पावर को इक्वल रखना, ठीक है, सारे टाइम पर उसको पैरिटी पे रखना, इसके लिए हम इन्फ्लेशन होने पर डियरनेस अलाउंस सैलरी को एम्प्लॉय को देते हैं। तो अगर मान लो मुझे 5 यूनिट की ही परचेजिंग पावर बना के रखनी है अपने एम्प्लॉय की, तो मुझे इन्फ्लेशन बढ़ जाने के बाद कितना डीए देना पड़ेगा उसे? सैलरी 1000 है, और अब जो चीज हम कंज्यूम करते थे वो, हाँ, 1250 टोटल सैलरी देनी पड़ेगी। यानी 1000 रुपये तो आपको सैलरी देनी पड़ेगी, ऊपर से 250 रुपये सिर्फ इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा देने होंगे, ठीक है, ताकि आपका एम्प्लॉय वो कंजम्पशन लेवल मेंटेन कर पाए, ठीक है। नहीं तो काम करते करते क्या लगेगा कि मैं तो गरीब हो रहा हूं, क्योंकि पहले तो मुझे ज्यादा मिल जाता था, अब मुझे कम मिलता है, ठीक है। सो डियरनेस अलाउंस इज पेड फॉर दैट। अब यहां पे हमारे पास एक सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि चलो ठीक है, इन्फ्लेशन के लिए डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, पर कितना दिया जाए, ठीक है। हमने एग्जाम्पल में तो सिर्फ एक ही गुड कंसिडर किया था। नॉर्मली हम कितने गुड्स परचेज करते हैं एक मंथली बजट में? बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना अगर काउंटिंग करनी शुरू करेंगे, राइट? यस सर। सो काउंट नहीं करा जा सकता, सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है, क्योंकि किस चीज के दाम कितने बढ़ रहे हैं उस पर टैब रखना मुश्किल काम है। इसीलिए क्या होता है कि हम उस इन्फ्लेशन के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के दो फायदे हैं। पहले तो हमें पता रहेगा कि कितनी इन्फ्लेशन है, ताकि हम उस हिसाब से डीए दे पाए। अगर डीए कम दिया तो भी प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय को फील होगा कि कंपनी इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ मी, माई एम्प्लॉयर इज नॉट प्रोवाइडिंग फॉर मी। अगर ज्यादा दे दिया तो चलेगा मजे, राइट? सो यू हैव टू मेंटेन द राइट लेवल ऑफ डियरनेस अलाउंस, इसीलिए हमें डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज बीइंग डन इन दिस क्वेश्चन, जो असाइनमेंट आपको मिला है उसमें वो कह रहा है कि 6 महीने की साइकिल है। तो यहां पे हमारे पास क्या है? दिस इज साइकिल 1। ठीक है, दिस इज साइकिल 1। साइकिल 1 जनवरी से शुरू होती है, जून तक चलती है। अब जनवरी से लेकर जून तक के लिए हम एक डीए रेट मेंटेन करना चाहते हैं।
कंपनी ने कहा है कि भाई हम हर महीने तो इन्फ्लेशन का रेट जाके डेटा कलेक्ट करें, फिर चेक करें कितना है, ये काम तो है नहीं हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हर 6 महीने में रिवीजन करेंगे। तो साइकिल 1 हो गई हमारी जनवरी से लेकर जून, और साइकिल 2 हो गई जुलाई से लेकर दिसंबर, ठीक है। अब पूरी साइकिल में आपको जो डीए रेट देना है वो किसी बेसिस पे होना चाहिए, रैंडमली सेलेक्ट करके नहीं दे सकते हैं, या फिर रैंडमली कोई मैनेजर बोले कि इस बार 15% दे दो, अब की बार 20% दे दो, इस बार मैं नाराज हूं 10%, ठीक है। तो डेटा बेस्ड काम करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी जनवरी से लेकर मार्च में इन्फ्लेशन का डेटा कलेक्ट करती है, ठीक है। तो 6 महीने की साइकिल है, उसमें से 3 महीने हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ और यहाँ लिखते हैं डेटा कलेक्शन पीरियड। तो जनवरी से लेकर मार्च तक कंपनी डेटा कलेक्ट करती है। अब डेटा कलेक्ट करने के बाद 6 में से 3 महीने का तो हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, तो उस डेटा के बेसिस पे डीए की अनाउंसमेंट होती है। मुझे इसको भी थोड़ा एडिट करना था, फॉर्मेट शेप। So we have the collection, इस वाले में हमको बिगिनिंग में ये चाहिए और एंड में ये चाहिए, ठीक है। सिमिलर एक्सरसाइज रिपीट होती है दूसरी साइकिल के लिए भी, जहां पे हम करते हैं जब साइकिल 2 शुरू होती है जुलाई से दिसंबर, तो हम जुलाई से सितंबर डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बेसिस पे डीए की अनाउंसमेंट होती है, ठीक है। इसी वजह से अप्रैल में जो अनाउंसमेंट होती है वो जनवरी से इफेक्टिव होती है, ठीक है। सिमिलरली जो अक्टूबर में अनाउंसमेंट हुई वो जुलाई से इफेक्टिव होगी, राइट। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि चलो ठीक है, ये रीजनेबल लगता है कि 6 महीने में से 3 महीने हम डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर अनाउंसमेंट करेंगे और फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बट ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में हम क्या डीए पे करें, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो डेटा कलेक्ट ही कर रहे हैं हम इन्फ्लेशन के बारे में। सो व्हाट हैपेंस इज, हम कहते हैं कि फाइन, जो पुराना वाला डीए रेट चल रहा था उसी के हिसाब से अभी पे कर देते हैं। अब जब नया रेट आएगा तो हम आपको एरियर्स पे कर देंगे। एरियर्स जानते हैं क्या होता है? एनीबडी नोज व्हाट इज एरियर? शेयर्स में हम फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल करते हैं, तो उससे जो पैसा नहीं आता कॉल्स नहीं दे देते। एरियर इज रेफरिंग टू एनी अमाउंट जो आपको ड्यू है, आपको मिलनी चाहिए थी पर तब नहीं मिली, तो अब मिलेगी, ठीक है। तो वो किसी भी चीज को लेकर हो सकती है, वो आपका पुराना कोई सैलरी का कंपोनेंट हो सकता है। तो यहां पर तो हमारे पास एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है कि जनवरी से लेकर मार्च
में हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम पहले से नहीं बता सकते कि डीए रेट कौन सा चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अप्रैल से पहले जो पिछली वाली साइकिल चल रही थी, अब साइकिल 1 से पहले मान लो ये हम जनवरी में हैं, तो पिछले साल की जो साइकिल चल रही थी जुलाई से लेकर दिसंबर वाली, उसमें जो रेट अनाउंस हुआ था हम उसको ये 3 महीने चलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब अप्रैल में नया अनाउंसमेंट हो जाएगा तो हम देखेंगे कि अप्रैल का अगर अनाउंसमेंट ज़्यादा है तो हम एरियर्स पे कर देंगे। इन 3 महीनों के लिए हम और अमाउंट जो देना था वो अप्रैल में पे करेंगे। क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है declared after every 6 months in the month of April and October to be effective from January and July. The arrears of DA, right, जो जनवरी से मार्च और जुलाई से सितंबर के एरियर हो जाएंगे, जनवरी टू मार्च and July to September is paid along with the salary of month April and October. तो जब भी नया रेट अनाउंस होता है तो उसके हिसाब से पुराना अमाउंट जो भी ड्यू है वो दे देंगे, ठीक है। द डीए रेट्स विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2010 आर गिवन इन द डीए रेट्स टेबल। तो इस टेबल को पहले हम एक्सेल में ले चलते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ी रोज और चाहिए होंगी, सो लेट मी स्टार्ट इंसर्ट सेल्स, शिफ्ट डाउन, इंसर्ट सेल्स, शिफ्ट सेल्स डाउन। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लेकर आते हैं। Sometimes word this behaves so weirdly. Yeah, this is fine. ओके, सो हमारा जो पीरियड है जहाँ जिसके लिए हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है वो क्या है, वो है मार्च 2011 से लेकर फरवरी 2012 तक, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इसको ही क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पर जनवरी 2012 और जुलाई 2012 सो हमको मार्च से कैलकुलेशन शुरू करना है और फिर उसके बाद हमें फरवरी 2000 सॉरी दिस इज 11 हमें जाना है फरवरी 2012 तक की कैलकुलेशन में, ठीक है। अब चूंकि हमारा जो कंसर्न पीरियड है, ठीक है, वो ये है मार्च से लेकर फरवरी। मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमें किस पीरियड के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इस साइकिल वाले को भी रिपीट कर लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं इस साइकिल को भी।
तो हम कितनी साइकिल्स में ऑपरेट करने वाले हैं, कौन बता सकता है? हमारे पीरियड के हिसाब से मार्च 2011 से लेकर फरवरी 2012 तक हम कितनी साइकिल्स में ऑपरेट कर रहे हैं? अरे सामने दिख नहीं रहा क्या? कितनी साइकिल्स हैं? तो 3 3 साइकिल है, ठीक है। और टेक्निकली देखो तो 4 साइकिल है, क्योंकि मार्च में भी जो रेट लगाना है वो कहां से आएगा? वो पिछली वाली साइकिल से आएगा, क्योंकि मार्च 2011 तक तो अभी अनाउंसमेंट हुई नहीं है। यानी कि हमें जनवरी, फरवरी, मार्च इन सब में ओल्ड रेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओल्ड रेट, अप्रैल से नया रेट आएगा, ये नया रेट कब तक नया रहेगा? जब तक जून चल रहा है। फिर जुलाई में आते ही अगली साइकिल शुरू हो गई है। तो चूंकि हमें इस साइकिल का अनाउंसमेंट अक्टूबर में मिलने वाला है, तो हम यहां पर ओल्ड रेट के हिसाब से ही काम करेंगे। फिर अक्टूबर में नया रेट आ जाएगा, तो हम यहां पर न्यू रेट अप्लाई कर देंगे, वो भी 3 महीने के लिए काम करेगा। जनवरी फरवरी में वही रेट ओल्ड रेट हो जाएगा। अब आप लोगों के सामने उस टेबल को प्रेजेंट करते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है। So here is the rate table, ठीक है। ठीक है, हमें इस टेबल में रेट दिए हुए हैं जनवरी 2010 से लेकर जनवरी 2012। अब इस टेबल में छोटा सा चेंज करेंगे। हमें पता है कि जनवरी 2010 में तो कोई अनाउंसमेंट होती नहीं है, या होती है कोई अनाउंसमेंट? जनवरी की अनाउंसमेंट कब होती है? अप्रैल में। अप्रैल में से। अप्रैल में होती है। तो हम इस टेबल में अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए एक और कॉलम बनाते हैं, जो करते हैं हम अनाउंस्ड ऑन, ठीक है। ये 35% का रेट जो जनवरी 2010 के लिए था, कब अनाउंस हुआ होगा? अप्रैल 2009। अप्रैल में हुआ होगा। तो ये 4-1 अप्रैल 2009 नहीं 10। सर जनवरी के लिए तो अक्टूबर में नहीं होगा? टेबल को समझो, टेबल में क्या बताया हुआ है? टेबल में रेट्स बताए हुए हैं जो जनवरी 2010 से इफेक्टिव हुए, ठीक है। सो यहां पे मंथ की जगह इसको समझो इफेक्टिव फ्रॉम, तो बात समझ में आएगी। अगर कोई चीज 2010 जनवरी में इफेक्टिव हुई है तो कब अनाउंस हुई होगी? तीन महीने बाद होता है ना, अप्रैल में। है ना।
इसी वजह से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप इस टेबल को ऐसे पढ़ो कि जनवरी 2010 के लिए जो रेट दिया हुआ है 35%, वो अनाउंस कब हुआ होगा? अप्रैल 2010 में, क्योंकि जनवरी की अनाउंसमेंट 3 महीने बाद होती है। 3 महीने का डेटा कलेक्शन चल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जुलाई 2010 का अनाउंसमेंट कब हुआ होगा? जुलाई का सर अक्टूबर 2010। अक्टूबर 10। जी अभी भी वही कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली जनवरी 2011 वाला जो रेट हमें 51% दिया हुआ है वो यहाँ पे हुआ होगा अप्रैल 2011 में। उसी तरीके से जुलाई 2011 वाला हुआ होगा अक्टूबर 2011 में, और जनवरी 2012 वाला होगा अप्रैल 2012 में। ये टेबल सब लोगों को समझ में आई है आराम से? यस सर। क्योंकि यहां से हमारी स्टार्टिंग होने वाली है, यहां से हमको अब सारी की सारी चीजें सेट करनी है। चलो जी, तो हमको पता लग गया कि ये जो पीरियड हम कंसिडर कर रहे हैं उसके लिए अनाउंसमेंट कब हो रही है और डीए रेट कब लग रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको अब हमें जो कंसर्न है, हमें कंसर्न है अपने क्वेश्चन के बारे में कि हमें मार्च से लेकर फरवरी 2012 इसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं मार्च में कौन सा रेट लगाऊं। तो मार्च 2011 में दोनों टेबल को कंसिडर करते हुए कौन सा रेट लगना चाहिए? ऊपर टेबल दी हुई है जिसमें हर साइकिल के लिए उन्होंने रेट्स बताए हुए हैं। मार्च 2011 के लिए कौन सा डीए रेट होगा? सर 51%। 51% का रेट कब अनाउंस हो रहा है? जनवरी। नहीं नहीं नहीं, टेबल पढ़ो ध्यान से। अप्रैल। अप्रैल में हो रहा है, हाँ 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 सॉरी, उधर का। है ना? तो इसका मतलब है कि जो जनवरी 2011 वाला रेट 51% है, वो एक लेवल पे आपने सही बताया कि 51% वाला रेट मार्च में लगना चाहिए था। पर हमको तो ये पता ही तब चलेगा जब अप्रैल आएगा। यानी मार्च 2011 में कौन सा रेट लगना चाहिए? सर अक्टूबर 10 वाला 45%। 45% वाला रेट लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई है? यस सर। तो 45% वाला रेट लेकर मार्च 2011 में हमें डीए कैलकुलेट करना है। अब डीए का अनाउंसमेंट हो गया अप्रैल में, तो अप्रैल के लिए कौन सा रेट लगेगा? अप्रैल 2011 में यस शाश्वत? सर ये तो नया जो अनाउंस हुआ 51 वाला मेरे ख्याल से। यस यस। और कहना चाहिए मेरे ख्याल से नहीं, मेरे हिसाब से। ठीक है, राइट। सो अप्रैल में हमने 51% वाला रेट अप्लाई करना है। तो ये रेट हमारा 51% वाला अप्रैल में हो गया, तो मई जून तीनों जगह चलेगा। जुलाई में कौन सा रेट लगना चाहिए? जुलाई 2011। सर 51% ही लगना चाहिए। वेरी गुड, 51% ही लगेगा क्योंकि नया रेट जो 58% है वो तो अक्टूबर में ही अनाउंस होगा। तो इस वजह से ये जो ओल्ड रेट मैंने लिखा हुआ ना, इससे आपको आसानी होगी समझने में। इस साइकिल के लिए ब्लू में जो मैंने मार्क करी है साइकिल 2,
इसमें आपका जो रेट लगना है वो पुरानी वाली साइकिल का रेट है, यानी 51% है। तो हम यहाँ पे 51% लिख देते हैं। ये चलता रहेगा हमारा सितंबर तक। अक्टूबर में कौन सा रेट लगेगा? 58। 58, क्योंकि अब अक्टूबर आ गया है, अनाउंसमेंट नई वाली मिल गई है हमें, उसके हिसाब से पता चला है 58%। तो 58% हमारा 3 महीने दिसंबर तक चला। अब जनवरी में कौन सा लगेगा? 58 58 ही चलता रहेगा, क्योंकि अब हमें अप्रैल का वेट करना है जब 65% का रेट अनाउंस होगा। तो 58% यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब आप यहाँ टेबल में देखोगे कि दो इंफॉर्मेशन आपने यूज ही नहीं करी। पहला वाला है हमारी इंफॉर्मेशन, ये जनवरी 2010 के लिए जो रेट था, जो अप्रैल 2010 में अनाउंस हुआ, हमने वो यूज नहीं किया। और जनवरी 2012 के लिए रेट था 65%, वो भी हमने यूज नहीं किया। तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी क्वेश्चन में आ सकती है जो इररेलेवेंट भी हो। तो हमने क्या आइडेंटिफाई करना है? हमने आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन कौन से रेट्स यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, क्वेश्चन को समझने की बहुत ज़रूरत है। जब कभी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो ये सारे का सारा जो डीए की साइकिल्स हैं उनको समझना है। मैं इस टेबल को यहीं ले आता हूँ। ठीक है, तो चलो, ये तो बात हो गई रेट की। हेलो, गुड आफ्टरनून। हमने रेट्स लगा लिए। सबसे बात हुई थी। अब बात करते हैं एरियर्स की। खराबी तो 1-2 दिन से आ नहीं रहे, तो हमें कब कब एरियर पे करने होंगे? क्वेश्चन में बताया गया ना कि हम साल में 2 बार एरियर पे करते हैं। कब कब पे करते? ओल्ड रेट तो लग मार्च रहा है 11। ना अभी नहीं। तो हम जब नया अनाउंसमेंट आता है, यानी कि जो नया रेट जब हमें पता चलता है, तो हम उसके हिसाब से एरियर पे करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क? तो अब जानते हैं कि कितना एरियर पे करना है, कब पे करना है। अप्रैल में अनाउंसमेंट होती है, नया रेट पता चलता है 51% का। सो 51% के रेट के हिसाब से हमें कब से पेमेंट करनी थी? वो तो बाद में करा लेंगे ना, सिग्नेचर थियोरेटिकल उधर से साइन एग्री हो जाए जनवरी से। तो जनवरी से करनी क्या थी। फर्क पड़ता है? जनवरी में हम तब रेट कौन सा पे कर रहे थे? हाँ, मैं वहाँ हमने से कौन से रेट पे किया है? कोई इशू है नहीं। 45। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? कितना एरियर देना है? 51 माइनस 45%। इतना एरियर अप्रैल में देना पड़ेगा। और चूंकि ये हर महीने की बेसिक प्लस डीपी पे अप्लाई होता है, तो आपको ये कितने महीनों के लिए करना है? हाँ, नहीं, वो आपको बढ़िया वाला कंटेंट देंगे, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाले। कितने महीनों के लिए पे करना है एरियर? वहाँ से लेके देंगे कंटेंट, कॉम्पेटेबल होगा। 3 महीने के लिए ही करना है। क्योंकि देखो, हमको तो बोला गया है कि सैलरी कैलकुलेट करो मार्च से पहले, मार्च के बाद की। बट मार्च से पहले भी कोई सैलरी चल रही होगी, उसके बारे में हमें पता नहीं है। बट हमें इतना पता है कि अप्रैल में जनवरी से लेकर मार्च हाँ, तक की सारा देंगे बना। एरियर जाती है। तो हम 3 महीने के लिए एरियर पे करेंगे। सेम चीज हम अक्टूबर में भी करेंगे। अक्टूबर में एरियर कितने % पे कैलकुलेट होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो
वो भी कंपैरेटिवली एट रहेगा माइनस जो 58। दूसरे Very इंस्टीट्यूट good. ताकि हम बता सकें 58 minus आप 51. से करोगे तो इतनी फीस है, हमारी इतनी फीस है। नहीं, हाँ साउथ दिल्ली में नहीं है वो, बॉम्बे, हाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाले कराते हैं। और 3 महीने के लिए दोबारा पे करेंगे, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर में हमने पुराने हाँ, रेट के हिसाब से तो पेमेंट उनके की थी। कंपेटेबल रखेंगे। ऑल राइट, चलिए, तो ये हमारा जो डीए का मामला था यहाँ पे हमें समझ में आया है। शुरू हो जाएगी। इसको समझने में कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही हो, लग रहा हो कि कंफ्यूजन है, तो ज़रूर पूछना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो काफ़ी सारा जो एक्सेल में हम लॉजिक लगा के फॉर्मूला बनाते हैं उससे पहले की मेहनत आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बताया हुआ है मंथ ऑफ इंक्रीमेंट फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर इज डिपेंडेंट ऑन ज्वाइनिंग और प्रमोशन डेट। साल भर में कोई एक महीना होगा जहां आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, इंक्रीमेंट 325 वाला। अब उसने कहा है कि मंथ ऑफ इंक्रीमेंट फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई भी मंथ ऑफ इंक्रीमेंट हो सकता है ना। वो किस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कब ज्वाइन किया है स्केल पे, या फिर कब आपका प्रमोशन हुआ था जो आप इस स्केल में आए हैं। तो हमको जो शीट यूज करने वाला है उसको चॉइस देनी पड़ेगी कि भाई तुम जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई भी महीना चूज कर सकते हो अपने मंथ ऑफ इंक्रीमेंट के लिए। नेक्स्ट चीज है HRA इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 30% प्लस ऑफ बेसिक प्लस डीपी टू दोज whom HRA पेबल इज यस। यानी HRA के लिए भी हमें चॉइस बनानी पड़ेगी कि कोई हो सकता है एलिजिबल हो, कोई हो सकता है एलिजिबल ना हो। फिर बात आती है TA इज टू बी पेड at 800 per month if basic salary is less than 12,000, otherwise TA is 1,000 per month। I guess fairly clear है क्या लिखा हुआ है, क्या समझना है उसके बाद। CCA के बारे में भी इंस्ट्रक्शन है, 300 हर महीना जिसकी सैलरी 12,000 से नीचे है, और फिर CCA 500 पर महीना अगर आपकी 12,000 से ऊपर है सैलरी। फाइनली ग्रॉस सैलरी, डिडक्शन और नेट सैलरी के बारे में इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम तो यही करना है कि इस इंफॉर्मेशन को एक्सेल में ले जाना है। सो सबसे पहले यहां से इसको कॉपी करके एक्सेल में ले जाते हैं। इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी जगह लगने वाली है, तो थोड़ा सा नीचे मैं जगह बनाता हूँ। तो यहाँ पे है हमारे पास HRA इज टू बी पेड। तो हम यहाँ पर हर इंडिविजुअल सेल में जो चीज़ डालने वाले हैं उसको लिख लेते हैं। HRA क्या है? 30% ऑफ बेसिक प्लस डीपी और यहाँ हम ले लेते हैं इफ एलिजिबल। ठीक है, HRA के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ गई। TA के बारे में बात करते हैं। TA है जो कि हमें पे करना है 800 पर मंथ के हिसाब से। अब मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ।
आप क्वेश्चन करते वक्त भी ऐसा लिख सकते हैं, इफ BS इज लेस दैन, यहाँ पे हमें 12,000 अलग से लिखना है क्योंकि ये एक बिजनेस पॉलिसी है जो आगे चल के चेंज हो सकती है। उसी तरीके से हम 1,000 का अमाउंट यहाँ से ले लेते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर आ जाएगी नीचे। अगर 800 है जब बेसिक सैलरी आपकी 12,000 से कम है, और 1000 कब होगी, जब आपकी सैलरी 12,000 के बराबर है या 12,000 से ज़्यादा है। सिमिलरली वी विल डू इट फॉर CCA। इनफैक्ट इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं TA की जगह लिख लेता हूँ CCA। हमारे पास 300 और 500 है, 300 500 पर मंथ, और 12,000 की कंडीशन सेम है। नेक्स्ट वी हैव डिडक्शन। GPF के बारे में बात करनी है, तो GPF GPF is 10% of basic plus DP. And we have IT is 10% of gross salary. ये हमारे अदर अलाउंसेस हो गए, ये हमारे डिडक्शंस हो गए। ओके, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो जगह बनाते हैं। आई एम इंसर्टिंग मोर रोज एट द स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सैलरी किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, सैलरी फॉर मिस्टर एक्स। हम यहाँ पे डालेंगे पीरियड। पीरियड क्या है हमारा, पीरियड इज मार्च 2011 टू फेब 2012, right? So the first thing that we need is of course period. तो हम यहाँ से मार्च 2011 लिखना शुरू करेंगे और इसको नीचे एक्सटेंड करते हुए फरवरी तक पहुंच जाते हैं। थोड़ी और जगह बना ली हमने। सो वी आर ऑलमोस्ट ओवर विद द टाइम, पता ही नहीं चला आज। सो इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे कल। इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स तो मैं शीट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, सो दैट यू गाइज कैन लुक एट हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। और क्योंकि हमने सब कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो आगे एक्सेल में टेबल आप बना भी सकते हैं। दैट इज अप टू यू। आई विल शेयर द फाइल टुडे। ओके, सो सी यू गाइज टुमारो। Thank you, sir. Okay, bye bye. Thank you. Bye, sir.